हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। और लास्ट लेक्चर में हमने कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था कि कूलम्स लॉ क्या होता है। हमें दो चार्जेस के बीच में फोर्स बताता है, उनका मैग्नीट्यूड बताता है और कहाँ एप्लीकेबल होता है। हमने वहाँ पॉइंट चार्जेस लिए थे और कुछ जो छोटी छोटी बातें थी, हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने डिस्कस किए थे, कैसे चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं फॉर द मैक्सिमम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो हमने डिस्कस किया था। तो आज हम करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ। व्हाट डज इट मीन? देखिए, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको इसके न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे, है ना। तो इसको बताने से पहले कुछ जो बेसिक चीज़ें हैं हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल करने से पहले, लेकिन अभी हम इसको जो वेक्टर फॉर्म है कूलम्स लॉ की हम डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, देखिए suppose you are taking this in which the two particles in the Cartesian plane, you are taking the two particles, that is q1 and q2, q1 and q2, and definitely if you are taking the 2 point charges in the Cartesian plane, then definitely it will be having the position vector of that. Let me draw this. This is vector form and it is the position vector. So these are the position vector of these, and these point charges are having the coordinates. इनके coordinates क्या हैं? मान लीजिए x y z हैं, x y and z हैं, और suppose it is x1, this is y1 and z1, and this is x2, y2 and z2. Fine. Suppose अब आपको पता है, देखिए आपकी किताबों में अगर आप जब सब्जेक्टिव अप्रोच से करते हैं तो आपको एक लंबी सी डेरिवेशन कराई जाती है, लेकिन हमें अब वो लंबी डेरिवेशन नहीं करनी है, हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उस चीज़ को समझना है। एंड सी, दिस इज r1 वेक्टर, दिस इज r2 वेक्टर, एंड सपोज दिस इज r वेक्टर, दिस वन इज r वेक्टर। अभी मैं इसको 2 से 1 की तरफ बना रहा हूँ बिकॉज आई एम जस्ट टेकिंग इन टू कंसिडरेशन दैट दिस फोर्स इज एक्टिंग ऑन द Q1। आप देखिए, जब ये Q2 है, ये Q1 पे इधर फोर्स कब लगाएगा? जब इन दोनों का सेम चार्ज होगा, यानी कि जब इसको रिपेल करेगा। सो अभी मैं जो कंसिडर कर रहा हूँ, आपने देखा है कि जो F1 होता है, F1 जो होता है वो क्या होता है? K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड आप लेते हैं, ये हमने कूलम्स लॉ से मैग्नीट्यूड इसका लिख लिया। लेकिन अभी वेक्टर फॉर्म में जब आप डील करेंगे तो आपको क्या डील करना है? ये जो आर वेक्टर मैंने माना है, ये आर वेक्टर आपको निकालना है। ओके, सो दिस आर वेक्टर विल बी, अभी आप किसके ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं? 1 के ऊपर 2 की वजह से। सो आपको क्या करना है, पहले उसका कोऑर्डिनेट्स जब पोजीशन वेक्टर लिखना है जिसके ऊपर आप फोर्स निकाल रहे हैं, यानी कि 1 के ऊपर। सो हम यहाँ पे लिखेंगे r1 माइनस r2। सो आर वेक्टर इज r1 माइनस r2। ये कुछ नहीं है, ये एक तरीके से ट्रायंगल लॉ है, लेकिन अभी मुझे क्रैश कोर्स में आपको सिंप्लीफाइड करके बताना है। दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे, r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में हम कर रहे हैं। सो r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर हमने लिया। अब आप देखिए r1 जो वेक्टर है वो क्या है, एक तरीके से देखा जाए तो दैट इज r1 वेक्टर विल बी x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, एंड हियर द r2 वेक्टर इज x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। Fine. So r1 minus r2 vector, and now when you subtract them, क्या मिलता है आपको? x1 minus x2 i cap plus y1 minus y2 j cap plus z1 minus z2 k cap। ओके, इस तरीके से आपको ये मिलेगा। तो आपको ध्यान रखना, अभी आप फोर्स ऑन 1 निकाल रहे हैं ड्यू टू 2। जो डेरिवेशन आप करते थे, आप एक बार अपनी तरफ से उसको खोल के देखिए, वहां पे भी जो नोटेशंस होती थी वो वैसी ही होती थी। मैं उनको जनरलाइज करके शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूं। सो दैट इज आर वेक्टर इज r1 माइनस r2 वेक्टर। अगर मैं यही फोर्स 2 पे लेता तो मैं इसको r2 माइनस r1 लेता। तो अभी मैंने f1 लिया है, तो अब अगर इसको लिखना चाहेंगे f1 को, तो f1 वेक्टर जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? k
Q1, Q2, the mode of the charges R vector divided by R cube. What is R here? R is the magnitude of the R vector. This is mode of R vector. And ये कैसे आएगा? x1 minus x2 whole square plus y1 minus y2 whole square plus z1 minus z2 whole square, like this. Okay, fine. Then after, this was the वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ. आप इसको जनरलाइज करके 2 के लिए भी लिख सकते हैं. ओके, और यहाँ पे जो केसेस बनाते हैं आप अपनी डेरिवेशन में कि दो जो चार्जेस हैं वो प्लस माइनस हो सकते हैं. ओके, प्लस माइनस हो सकते हैं, प्लस प्लस हो सकते हैं, माइनस माइनस हो सकते हैं. फाइन. सो वी आर डीलिंग विद r वेक्टर इक्वल्स टू r1 माइनस r2 वेक्टर and x1 minus x2 I cap, y1 minus y2 j cap and z1 minus z2 k cap. Okay, now let me switch to the numerical problems, how to deal with. So for numerical problems जो कुछ बेसिक चीजें हैं वेक्टर्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए. some important points are there. Some important points are there and that is, जब दो वेक्टर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं, पहली जो बात है इसमें कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे बनाया जाता है, या तो उनकी हेड से हेड मिला होता है या टेल से टेल मिला होता है. तो इस बात का आप ध्यान रखना कि आप ये नहीं है कि आप हेड से टेल मिला के एंगल बना रहे हैं. नो, सो दैट इज थीटा. और इनके बीच में जो आप इनका रिजल्टेंट निकालते हैं दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर which is always a square plus b square plus 2ab cos theta. और अगर आपको याद हो कि अगर मान लीजिए दो वेक्टर्स अगर 90 डिग्री पे हों तो इसी केस में अगर मैं इसको पुट करूं, सपोज दिस इज b वेक्टर एंड दिस इज a वेक्टर एंड एंगल इज 90 here, then your a vector, this is magnitude, sorry, okay, so a vector plus b vector जो magnitude है वो root a square plus b square बन जाता है. Okay, the third is when two vectors are inclined at an angle theta to, suppose this a vector, this is also a vector and this is with theta, then definitely your the resultant, suppose c vector, let me draw this is c vector will be 2a cos theta by 2. Okay, fine. And when what it is, this is, मैं यहां ले रहा हूं कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. ए वेक्टर बी वेक्टर जो है वो ए ही है, आप इसको बी ही बना लीजिए. ठीक है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि आप ऐसे वेक्टर का मैग्नीट्यूड बना रहे हैं, उनका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं जिनके मैग्नीट्यूड सेम है और वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है. तो जब आप मोड, दिस इज मोड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. And in the similar way, the fourth point is when you calculate a vector minus b vector when mod a equals to mod b vector, this is a, then it is 2a sin theta by 2. तो यहां से आप रिजल्ट निकालेंगे तो कुछ जैसे मान लीजिए मैं आपके सामने दो केस ले लूं कि ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, और केस क्या है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है. दैट इज ए वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर. सी क्या आएगा, इनका जो रिजल्टेंट आएगा आप इसको भरेंगे तो कितना आना चाहिए. ये जब दो, मतलब एक तरीके से आपने क्या किया है, मैं इसको फिर से ड्रॉ करूं तो दिस इज ए एंड दिस इज ए एंड दिस विल बी ए रूट 2. तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है. ठीक है, एंड दैट विल बी कमिंग फ्रॉम this 2a cos theta by 2. Theta will become the 45 and that is 1 by root 2. Okay, sorry, 1 by 2 and that will be 1 by root 2, a by root 2. Fine. Then after आप इसको 60 पे भी ले सकते हैं. आप अगर मान लीजिए दो एंगल को, दो वेक्टर्स को जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, दैट इज बी वेक्टर, वो आप a ले रहे हैं, तो क्या होगा, इनका जो
रिजल्टेंट आएगा, दिस इज 60 डिग्री, मान लीजिए एंगल 60 डिग्री आपको दिया हुआ है, इफ थीटा इज 60 डिग्री देन इट विल बिकम mod of a vector plus b vector will become a root 3, a root 3, because when you calculate 2a cos theta by 2, the 2 will cancel, that is root 3 by 2. Okay, so this is a root 3. And then another important result is, मान लीजिए यही वेक्टर अगर 120 डिग्री पे इंक्लाइंड होते, ये मैं क्यों करवा रहा हूं, आप न्यूमेरिकल करेंगे, आप बार बार इनको सॉल्व करने के लिए बैठेंगे नहीं, आपको ये सॉल्व नहीं करने हैं बार बार, आप इनको स्टैंडर्ड रिजल्ट्स की तरह याद रखिए और इनको अप्लाई कीजिए। तो अगर 120 डिग्री पे हैं तो डेफिनेटली योर वेक्टर विल बी, द रिजल्टेंट विल बी, सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर, अगेन द कंडीशन इज इन दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो a है, सो दिस विल ऑल्सो बी a। ओके, सो थीटा यहाँ कितना है 120 डिग्री, देन मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर विल बिकम हाउ मच, दिस इज a, फाइन। मोड ऑफ ए वेक्टर प्लस मोड ऑफ बी वेक्टर इज a, यानी कि अगर दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम है वो 120 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो उनका रिजल्टेंट भी a ही आता है। 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो a रूट 3 आता है, अगर मान लीजिए 90 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो a रूट 2 आता है। सो दीज आर सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स व्हिच यू आर सपोज्ड टू रिमेंबर ड्यूरिंग सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ओके, सो देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, दीज आर 1 2 3 4 सम स्टैंडर्ड रिजल्ट्स आई एम गिविंग यू, और उनके भी मैंने उनको पुट करके निकाल ही दिया है कि आपको 60 20 40 इस तरीके से लगाना है। देन रिमेंबर वन थिंग, when you calculate the numericals, यहाँ नोट डाल के लिख लीजिए। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द नॉट, एंड इस नॉट के अंदर आपको ध्यान रखना है, आपके सामने कई बार फिगर देगा, कई बार आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल से डिस्कस करना पड़ेगा और कई बार आपको स्क्वायर से। तो आप इन चीज़ों को पहले से ही निकाल के रखिए, आप इन चीज़ों को पहले से निकाल के रखिए, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। सो ये आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए ए ए, अगेन दिस वन। तो आपको पता है इसका जो डायगोनल आप निकालते हैं तो कितना आता है, सपोज ए बी सी डी, दिस डायगोनल इज बी डी इज a root 2 and this a is, suppose this a is in this one, this median आप इस तरीके से बनाते हैं। और अगर आपको डायरेक्ट ये याद रखना है तो आप क्या देखेंगे कि यहाँ आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। सपोज दिस इज a एंड दिस इज b एंड दिस इज c, सो जो AD आएगा, सपोज दिस वन इज AD, सो AD विल बी √3/2a, दिस इज डायरेक्ट रिजल्ट। पाइथागोरस थ्योरम इज यू आर अप्लाइंग। देन आपको पता है कि जो सेंट्रोइड होता है, दिस वन इज सेंट्रोइड, ठीक है। जो सेंट्रोइड होता है वो हमेशा मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। तो इसीलिए जो अगर आप इसको O पॉइंट माने तो जो AO है ये आपका a/√3 आएगा और जो OD है दैट विल बी a/2√3। और अगर आप इसका सेंटर लें इस वाले का तो ये OD कितना आएगा, a√2 का आधा कर देंगे, सो दैट विल बी a/√2। फाइन, ओके। So these are the results which we will be using in the numericals. So let me do the numericals first. Numerical number 1, question number 1 is, suppose 3 microcoulomb charge is there whose position coordinates are 5, 5, 4 meter, and 6 microcoulomb charge is there whose coordinates are 3, 3, 2 meter. बोल रहा है कैलकुलेट वेक्टर फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम चार्ज। तो गाइज इस वीडियो में हमने देखा कि वेक्टर फॉर्म क्या होता है। In the next video we will be discussing about 9 to 10 numericals which are based on this
टिल देन प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच. गुड बाय.